नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। जो ये भारतीय अवाम ताकत दल का अपने पूरे देश में भारतीयता के माहौल के निर्माण के लिए ये कोशिश, ये यूट्यूब के संदेश के यूट्यूब के पैगाम के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है और तो उसमें तो हमारे भारतीय भाई बहन इसमें पूरे उत्साह के साथ और पूरे लगन के साथ इसमें शरीक हो रहे हैं। भारतीयता के माहौल में भारतीयता के संबंध में यह भी कहा गया है, यह भी निवेदन किया गया है कि इसके इजहार, इसके विज्ञापन से, मान इश्तहार से, विज्ञापन से न दिखावा और कभी कभी यह पाखंड का भी रूप ले सकता है, इसका भी खतरा रहता है। तो दिखावा नहीं करना है, पाखंड नहीं करना है, इसके विज्ञापन से बचना है। सिर्फ मन में भावना होनी चाहिए कि हम भी भारतीय हैं, हम हमारे पूरे देश के लोग अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। तो उस तरह की सोच और उस तरह का व्यवहार इसकी आवश्यकता है और इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो बिखराव है इसमें। और बिखराव ही नहीं, और ये बात यहीं तक नहीं ठहरती है। बिखराव के बाद आपसी भेदभाव, उन्हें भेद विभेद और कभी और नफरत भी, कुछ समूह और कुछ तत्व जो है वो उसको मैंने नफरत को फैलाने पर आमादा होते हैं और चुनाव के वक्त तो वो और भी सक्रिय हो जाते हैं। और विशेषता और दुख इस बात की होती है, ये जो नफरत फैलाने वाले तत्व हैं या समूह हैं, वो ये जो मैंने समाज विरोधी और समाज में विखंडन करने वाली ताकतें हैं या देश विरोधी ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, वो इन्हीं ताकतों के द्वारा वो नफरत फैलाने वाले जो है वो तत्वों को ये ताकतें पालती हैं और चुनाव ऐसे मौके पर ही उनका इस्तेमाल करती हैं। भारतीय समाज में और भेद विभेद, नफरत और तनाव पैदा करने के लिए शायद उनकी ये सोच का एक हिस्सा है कि नफरत फैला करके ही जो है, कुछ ध्रुवीकरण करके ही जो है उनको वोट मिल सकता है, ये उनकी सोच है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, वक्त का तकाजा है, देश की मांग है, देश की एकता की मांग है कि आप इनके मंसूबों को ध्वस्त करिए और इनकी सोच को ध्वस्त करिए कि समाज में नफरत फैला करके
जो है और भेद विभेद फैला करके ही जो है आपका वोट वो छीन सकते हैं, ये उनकी अवधारणा को ध्वस्त करने का वक्त है। कुछ लोग सवाल करते हैं हमसे भी कि साहब ये कैसे पहचान हो कि ये हमारे भारतीय समाज के लिए नुकसानदायक है, नुकसानदेह है और हमारे समाज का शत्रु है। उसकी मोटा मोटी पहचान है, जो कोई भी तत्व, जो कोई भी शख्स या कोई भी इस तरह से तंजीम वो हिंदू या मुस्लिम की बात करता है या उसकी वकालत करता है, वो समझ जाइए कि वो भारतीय समाज का सबसे खतरनाक शत्रु है। उसी प्रकार जो जातियों के इकट्ठा होने की, जातियों में आपसी वो एलिजियंस पैदा करने की जो बात करता है, वह भी उसी तरह से उतना ही अपने भारतीय समाज का शत्रु है। और ये पार्टियां खास करके चुनाव के वक्त में इसी तरह की दुर्भावना पैदा करने की आदती होती हैं। तो इस प्रकार जो है बहुत आसानी से उन तत्वों को, उन समूहों को, उन राजनीतिक दलों की पहचान की जा सकती है। और तो जो समाज का शत्रु हो और जो इस देश का और इस देश में विखंडन पैदा करने वाला एक देश विरोधी तत्व हो या तंजीम हो, वो तो हर वक्त त्याज्य है, त्यागने योग्य है। वोट देना तो बहुत दूर की कौड़ी। ये भावना हर एक जो है वो भारतीय भाई, यह भावना हर एक भारतीय भाई बहन के जहन में, दिलो दिमाग में आने की परम आवश्यकता है। तो इन्हीं विचारों के आधार पर या इन्हीं मानदंडों के आधार पर आप जो है पहचान कर सकते हैं और इस समाज के दुश्मनों को आसानी से पहचानिए, दरकिनार करिए। और वोट देने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अभी फिलहाल इन ताकतों को, जो कि अब देखिए ना, इनको आपके जान की परवाह नहीं है। ये आपकी जान लेकर के आप हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की लाशों पर ये सत्ता हथियाने को आतुर है। ये इनकी एक सोच है। अब शायद भारतीय आम ताकत दल जो अपने भारतीय भाई बहनों की जान बचाने के लिए तमाम जागरूकता पैदा कर रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी निवेदन कर रहा है लगातार, और इस वीडियो में भी करेगा। तो अब जो है कुछ नाटकीय ढंग से कि वो भी यानी वो माने दोनों ओर, एक तो उनकी आंतरिक इच्छा है कि ये लोगों की लाशों पर भी सत्ता मिलती है, तो उसको हथियाने के लिए, हथियाने की दौड़ में है। दूसरी ओर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि काफी यानी हमारे भारतीय भाई बहनों की मौतों की संख्या बहुत अधिक हो जाए तो बचने का भी अभी से तर्क जो है वो गणना शुरू कर दिए हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि वो ओम प्रकाश राजभर अभी से कहना शुरू कर दिए हैं कि हमने तो चिट्ठी लिखा था चुनाव आयोग को कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाओ, और हम इस पक्ष में नहीं थे कि इस कोरोना की अवधि में चुनाव कराए जाएं। तो प्रकाश राजभर जैसे लोगों का पाखंड तो इसी में देखता है कि भाई कि जब आप इस पक्ष में नहीं थे कि इस कोरोना की अवधि में चुनाव कराया जाए, तो फिर इस चुनाव में क्यों भाग ले रहे हैं? इसका तो जवाब उनको देना पड़ेगा ना। लेकिन ये सब पाखंडी हैं और समाज के दुश्मन हैं।
और अब तक तो जातियों के आधार पर समाज में विखंडन पैदा करने वाली ताकतें थी। अब ये जातियों के अंदर भी जातियां, अब तक ओबीसी था, अब ओबीसी के अंदर जो है राजभर और कुर्मी और जो निषाद और एक दिन देखा जा रहा था कल या परसों, वो जो है 50-60 जातियों का नाम एक ही सांस में ले गया हो। हमारे देश में 50-60 जातियों का नाम वो एक ही सांस में ले गया हो। तो देश याद करे कि ये कितना खतरनाक ये समाज का दुश्मन है, राजभर जैसे लोग। आप याद करिए, आप आदरणीय भारतीय भाई बहनों, आप याद करिए कि इसी तरह की सोच वो वाम दलों की है, जिसमें हमारे सरदार पटेल 562 रियासतों को एक करके भारतीय संघ के निर्माण के लिए जो है वो कोशिश कर रहे थे। एक कम्युनिस्ट इस देश में विखंडन पैदा करने के लिए इस बात की वकालत कर रहे थे कि ये भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि 70-72 छोटे छोटे राष्ट्रों का एक समूह है, यानी देश के टुकड़े करने वाली बात। आज वही नजारा प्रकाश राजभर जैसे समाज के दुश्मन तमाम जातियों का नाम लेकर के, मानी इतनी जातियों का उनका साम्राज्य जो है स्थापित होना चाहिए। और उसी ओर इनकी सोच ही है, उसी ओर सोच है कि इन जातियों का अलग अलग टुकड़ा करके उनका एक अलग अलग साम्राज्य जो है वो स्थापित होना चाहिए। और इसलिए अभी से ये गाना शुरू कर दिए हैं, और जो कि मायावती का जब राजनीति में प्रवेश हुआ था तभी से वो नारा लगा रही थी या लगवा रही थी कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी। ऐसे लोग इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए, जो कि आज विखंडनकारी ताकतों से जूझ रहा है, बड़े खतरनाक होते हैं। इसलिए हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ऐसी ताकतों से, राजभर जैसे लोगों से, उसमें राजभर भी हैं, अनुप्रिया पटेल भी है और संजय निषाद भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग भी हैं, और अधिक बड़े पैमाने पर जो है ये बीजेपी भी है। ये भी बहुत खतरनाक किस्म का ध्रुवीकरण कर रही है। तो ऐसी ताकतों को शिकस्त देने का वक्त है। उनको वोट देने की कौड़ी तो बहुत दूर। तो ऐसे लोग भी जो है सुर बदलना शुरू कर दिए हैं कि उनकी बातों से लगे कि, और वो भी बहुत ही दिखावटी, पाखंडी और जो है एक ना मात्र को, ताकि कोई ऐसा वक्त आए तो कोई ऐसा इस तरह से वक्त आए कि काफी हमारे भारतीय भाई बहनों की मौतों की संख्या बढ़ जाए, तो इनको भागने का एक रास्ता ये बना रहे हैं। और उसी प्रकार का रास्ता जो बनाने के लिए ये सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि हम भी इस पक्ष में नहीं थे और किसी ने हमको बताया नहीं। सुनने में तो ये भी आ रहा है, इस तरह की रिपोर्टें हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बहुत नाराज हैं कि इस कोरोना के अवधि में वो कहाँ जाएं, किससे मिलें, और जो है कोरोना के संक्रमण और खतरे और मौत को वो आमंत्रित करें। तो इस बात को लेकर वो भी नाराज हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक पाखंडी और झूठ बोलने वाली कि, और वो कहना शुरू कर दिया कि किसी ने उसको बताया नहीं। और चुनाव आयोग का तो क्या करना, क्या उसकी मानसिकता है, क्या उसका दिमाग है कि सामने वो देख रहा है कि ओमिक्रॉन जो है, यानी थर्ड वेरिएंट इसका कोविड-19 का आ गया है और उसके माने फैलने की और संक्रमण की
ये गति जो है पिछले जितने भी वेरिएंट्स रहे हैं उनसे उनसे तिगुना से भी ज़्यादा है। तब भी हमको हमको चुनाव आयोग की मानसिकता पर और उसकी सोच पर तरस आता है, बहुत दुख होता है। और चुनाव की घोषणा करके अब वो कह रहा है कि संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है जो हमको ये ताकत दे सके कि हम जो है जो चुनाव की घोषणा हम कर दिए हैं हम उसको स्थगित कर सके। और शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसने दलील दी है कि हम भी एक संवैधानिक संस्था हैं और हमारी इज्जत का ख्याल रखा जाए। यदि ये बात सत्य है कि यदि ये बात सत्य है कि इसने इस तरह की दलील दी है तो सोच लीजिए कि इसकी सोच कैसी है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए वो लोगों की जान लेने पर तुला हुआ है, यानी लोगों की जान लेकर के ये अपनी इज्जत बचा रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आगे। तो ऐसी सोच वालों को आप क्या कहेंगे? लोगों की जान लेकर के अपनी मान प्रतिष्ठा, वो भी झूठी, बताइए वो भी कोई मान प्रतिष्ठा है, लेकिन उसकी दलील दी जा रही है। और संवैधानिक संस्था, अरे भाई चुनाव आयोग महोदय, ये चुनाव आयोग हुआ चाहे इससे हमारी भारतीय व्यवस्था, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई भी अंग हो, वह इस देश के आवाम के लिए है। इतनी मूलभूत बात तो आप सोचिए, लोगों की जान लेकर के कौन सी अनुमान प्रतिष्ठा की रक्षा आप करेंगे और किसको आप जस्टिफाई करेंगे? हैरत होती है इस तरह की बातों को सुन करके। तो अब हो सकता है कि समय आने पर चुनाव आयोग भी अपना सुर बदले। तो यही अवसरवादी दृष्टिकोण है ये। तो अच्छा, हमसे भी कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये चुनाव आया है, आपकी पार्टी है और आप इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम, जरा सोचिए कि मैं और भारतीय आवाम ताकत दल सब कुछ छोड़ करके आप लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कैसे कोई हमसे या हमारी भारतीय आवाम ताकत दल से उस साजिश में शामिल होने की अपेक्षा कर सकता है जिस साजिश का भंडाफोड़ करके भारतीय आवाम ताकत दल और मैं लोगों की जान बचाने में दिन रात वो लगा हुआ हूं। हमको हैरत होती है जो कि ये सवाल करते हैं कि क्या आप इस चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग ये व्यंग कुछ लोग जो उस मानसिकता के हैं, हम पर व्यंग कर सकते हैं कि सब आपका तो कोई समर्थन ही नहीं है, आपके पास तो कोई साधन ही नहीं है। वो सब चीजें दरकिनार, हमारी जो कोशिश हो सकती है और जो हम लोगों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं, और इस विश्वास के साथ कि असली संसाधन, असली ताकत हमारे आवाम की है और आवाम की जान बचाना जो है सबसे बड़ा कर्तव्य है। चुनाव तो इसके आगे बहुत गौड़ चीज है, बहुत ही गौड़ है, बहुत छोटी है। सबसे पहले अपने भारतीय भाई बहनों की जान बचाना। तो जितना भी बन पड़ रहा है, पूरी कोशिश भारतीय आवाम ताकत दल जो है अपने आवाम से भी कह रहा है और अपने आदरणीय भारतीय आवाम से भी यही विनम्र दरख्वास्त कर रहा है कि आप सभी लोग भारतीयता के आधार पर एक होकर के सिर्फ नोटा को दबाइए, ताकि इन भारतीय समाज विरोधी, भारत विरोधी ताकतें जो कि
आप हम सभी की लाशों पर भी सत्ता हथियाने को आतुर हैं, या वो कब और या सत्ता हथियाने की हवस को पूरा करने की दौड़ में हैं। इनको माकूल जवाब मिले और इनकी अकल जो है वो ठिकाने लग जाए, ये बहुत जरूरी है। इनको नष्ट में नाबूद करना, इनके मंसूबों को आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम ठीक से पहचानिए। ये कभी भी अवाम के हो नहीं सकते, ये कभी भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के हो नहीं सकते। इनको नष्ट में नाबूद करिए और जरा पहचानिए कि वो ओम प्रकाश राजभर की बात जो परसों किसी इंटरव्यू नहीं, शायद वो कौन बाइक वाली कोई था, ये कोई पत्रकार लड़की है, बाइक से चल रही है, वो भी किसी बाइक से चल रहे हैं, उसी में बोल रहे थे। तो हाँ, नहीं, किसी वो एबीपी न्यूज वाले में था, ये जो ओम प्रकाश राजभर उसमें बोल रहे थे। तो और या तो ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग या तो जानबूझ करके अज्ञानता दिखाते हैं, या तो उनको ज्ञान नहीं है। वो कह रहे थे कि मोदी जी ने सब बेच दिया। देखिए हम मोदी जी के कोई प्रवक्ता नहीं है, बीजेपी वालों का प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जो बातें यथार्थ हैं उसी को मानने में, स्वीकारने में, जानने में भलाई है। झूठ बोलने से, जनता को बरगलाने से कोई फायदा नहीं। इतने भारत में विश्व का दूसरा सबसे लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है 1 लाख करोड़ का। क्या ये पता नहीं है इनको, प्रकाश राजभर जैसे लोगों को? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दो पर काम हो रहा है। लगभग वो 2023 के माने जनवरी तक वो तैयार हो जाएगा। उस पर सिर्फ यानी वो मालगाड़ियां चलेंगी, जिससे कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो कम होगी। क्या यह ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को मालूम नहीं है? तमाम जो है वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो बन ही रहा है, जो हमारा ये और उसी के किनारे और उसी एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। और सागरमाला एक प्रोजेक्ट है कि जितने हमारे बंदरगाह हैं उनको आधुनिक बना करके उनकी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को और इन्हांस करके, बढ़ा करके उनको और जो है आधुनिक बनाया जा रहा है। क्या ये पता नहीं उनको? और मैं बताना चाहता हूं कि कम से कम 115 से लेकर 120 लाख करोड़ के काम हो रहे हैं, जिस समय की विश्व की अन्य आर्थिक व्यवस्थाएं जो है वो दम तोड़ रही हैं और चरमरा रही हैं। कहां से पैसा आएगा? मोदी सरकार ने जो है वो जो सड़कों को या उसको जो है वो मोनेटाइज किया है। और मोनेटाइज का अर्थ ये समझे तब ना, यानी झूठ बोलने वाले और जो है ये रेल को बेच दिया। रेल में कुछ वो पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया है, वो भी IRCTC के जरिए, डायरेक्ट नहीं। IRCTC माने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो थोड़ी जानकारी रखिए और जो झूठ और अफवाह लोगों में फैला करके सिर्फ वोट सत्ता हथियाने की साजिश मत करिए। पूरे देश में जो प्लानिंग है, जो एक्सप्रेसवे पर काम हो रहा, 83,000 किलोमीटर का। चीन जिसका क्षेत्रफल हमारे देश के क्षेत्रफल का 2.5 गुना है, उसमें एक्सप्रेसवे वो 1 लाख से कुछ ज्यादा है। उस लिमिट को छूने जा रहा है भारत, जिसका की क्षेत्रफल उसके क्षेत्रफल का 2.5 गुना कम है।
और वो भी कोरोना की अवधि में, जिसमें ये आर्थिक गतिविधि पर काफी जो है माने उल्टा प्रभाव पड़ा हुआ है। तो ये काम सभी हो रहा है। और जिस अखिलेश के साथ आपने तुमने गठबंधन किया है, और अखिलेश हमेशा उसी जेएनपीसी, उसी कांग्रेस के साथ चिपकी रहती है, जो कांग्रेस जो है हमारी जो चीन के साथ सीमाओं पर आज तक उसने सड़क जैसी आधारभूत सड़क जैसी आधारभूत चीजें नहीं बनाई है, और हमेशा जातियों के आधार पर बात करने वाले। असल बात है कि जागरूकता का भाव है हमारे, बताइए, हमारे देश के लोग और हमारी भारतीय अवाम उनको कदापि राजभर न माने। हमारे देश के लोग और हमारी आदरणीय अवाम किसी को निषाद न माने, किसी को कुर्बी न माने, सब अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं। ये भावना होनी चाहिए। और उनके जो है ओम प्रकाश राजभर जैसे, संजय निषाद जैसे, अनुप्रिया पटेल जैसे, और जो ये बहुजन समाज पार्टी चलाते हैं कि ये दलित हैं, ये फला है, ठिकाने हैं, उनके इस दलदल से, मानसिक दलदल से बाहर निकालिए और सम्मान देकर के, सम्मान देना बहुत जरूरी है, अपनापन का सम्मान, कि और भी वो भी भारतीयता आधारित। जो राजनीतिक दल इस कोरोना अवधि में हमारे भारतीय भाई बहनों की लाशों पर सत्ता हथियाने की हवस की दौड़ लगा रहे हैं, जहां उनको सबक सिखाने के लिए हमारे भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक होकर के सिर्फ नोटा का इस्तेमाल करें, वहीं पर हमारी एक विनम्र दरख्वास्त है अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि शायद वो जो तारीख थी सुनवाई की 19, अब वो 6 दिन और टल करके वो तारीख 25 को हो गई है। तो जब भी सुनवाई हो 25 को ही हो, वो इस बात को मैंने जो है हमारी और हमारे संगठन की ये विनम्र दरख्वास्त है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि इस बात को गंभीरता से ले कि ये जो है ये चुनाव आयोग विथ ए स्क्यूड माइंड, माने एक प्रदूषित मानसिकता से इसने जो है लोगों की जान लेने वाला, हमारे भारतीय भाई बहनों को मौत के मुंह में झोंकने वाला ये चुनाव थोपा है, वो भी खतरनाक ओमिक्रॉन जैसे कोरोना के संक्रमण काल में। तो हमारे जो हमारे वो आदरणीय एनवी जो हमारे आदरणीय एनवी रमन्ना जी हैं, जो कि हमारे यानी भारत गणराज्य के मुख्य न्यायमूर्ति आदरणीय न्यायमूर्ति श्री एनवी रमन्ना जी के नाम से भी जो है वो दरखास्त लिखित में दी जा रही है, और उनसे विनम्र विनती है कि जो इसमें एक बहुत ही वारंटिंग सिचुएशन है कि लोगों की जान बचाई जाए, इस पर जरा गौर करें और लोगों की और हमारे भारतीय भाई बहनों की जान बचाने के लिए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर
इस बात को दर्शाता रहता है कि मानव जीवन बेशकीमती है, हमारे भारतीय भाई बहनों का जीवन बेशकीमती है। तो जिस सिद्धांत को हमेशा तरजीह, जिस सिद्धांत को मौके बेमौके बोल करके तरजीह देता रहा है, आज उसी को साबित करने का, आज उसी को प्रमाणित करने का एक डिफाइनिंग मोमेंट आया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय यह भी कहता रहा है कि हमारे समाज में लाख गिरावटों के बावजूद भी अभी भी लोगों का भरोसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर है, अब अभी भी है। तो उस भरोसे को कायम रखने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये दरख्वास्त है कि लोगों का भरोसा आप पर कायम रहे। आप जो है वो लोगों की जान बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाइए और आवश्यक आदेश पारित करिए। तो इस संबंध में लिखित दरख्वास्त भी दी जा रही है और पूरी उम्मीद है कि जो ये विकट स्थिति आई है और जो विकट स्थिति इस चुनाव आयोग ने अपने प्रदूषित मानसिकता के कारण जो है वो पैदा कर दिया है, तो उसको कर दिया है। उस स्थिति को देखते हुए एक माकूल आदेश आप पारित करें और जो है लोग और जो है हमारे भारतीय भाई बहनों की, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की आप जान बचाएं। करीब 2.5 साल पहले से हमारे भारतीय भाई बहनों को जो एक विकट स्थिति मतलब कि ये जो ताकतें हैं, उसमें सबसे आगे कौन है? जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी कॉकस, लोगों को, हमारे भारतीय आवाम को कमजोर करने का और कमजोर करने का उनका सबसे जो खतरनाक हथियार है वो समाज को तोड़ने का, यानी भारतीय समाज को तार कर देने का, ये साजिश है जीएनपीसी की। और जीएनपीसी की इतनी साजिश नहीं है, देश के साथ गद्दारी करने का भी एक जो है वो लंबा एक इतिहास है, उसका लंबा रिकॉर्ड है, लंबी उसकी फहरिस्तें हैं। और उसकी असलियत खास करके जब से इस कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 से लेकर के अब तक हमेशा देश विरोधी रही है। और खास करके जो ये दो ऐतिहासिक सर्वाधिक गद्दार जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी, और इन समूह ने देश के साथ गद्दारी भी किया और देश को इसमें लूट भी रहे हैं और भारतीय समाज को तार भी कर दिया और हर वक्त जो है वो साजिश करते रहते हैं। इनके हर एक नेता, मान लीजिए इसमें ले लीजिए राहुल गांधी से लेकर के सोनिया गांधी से प्रियंका गांधी, सभी झूठ और अफवाह, और इसके सभी नेता। और ये तो जाहिर की बात है कि जो जितना बड़ा अपराधी होता है उतना ही वो झूठ और अफवाह का जो है वो एक्सपर्ट होता है, माहिर होता है, सिद्धहस्त होता है। तो कुल मिलाकर इसकी फितरत यही है, इस मुल्क के लिए जो है बहुत बड़ी अभिशाप है। तो जब इनकी असलियत गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, इसकी गद्दारियां बहुत अनेक हैं, और वो सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार जवाहरलाल नेहरू की असलियत अपने अवाम के सामने रखी जा रही है, तब इनके जो नेता हैं इन असलियत का सामना करने के बजाय सिर्फ धमकी, वो भी किन अल्फाजों में, किन लहजों में, उसी लहजे में जिस लहजे में वो जो दादा लोग होते हैं, माफिया लोग, धमकी वो दे रहे हैं
भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी को। तो इसी से अंदाज कर लीजिए कि ये तो नाम, पार्टी नाम तो एक पार्टी, जो पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो बिल्कुल नाम का है। तो सारे जो है मैंने देश विरोधी अवगुणों के साथ साथ यह एक बहुत खतरनाक जो है अपराधियों का गैंग भी है, माफियाओं का गैंग है। अब देखिए, देश को आवश्यकता है कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी जो है वो स्कूली बच्चों की किताबों में हो, वो उसको पढ़ें। उससे देशभक्ति का, त्याग बलिदान का विचार आएगा, संस्कार बनेगा और अपने मुल्क और अपने समाज के प्रति और अपने आवाम के प्रति एक जो संस्कार पैदा होगा। और उसी प्रकार हमारे शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्लाह, अमर शहीद ये खुदीराम बोस इत्यादि की जीवनी हमारे बच्चों के यानी पाठ्य पुस्तक में, पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, ताकि उससे बच्चे जो है वो प्रेरणा लें। हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे आगे आने वाला जो भारत है, उसे प्रेरणा ले, एक संस्कार पैदा हो, एक अच्छी आदत पैदा हो, एक अच्छी सोच पैदा हो, देशभक्ति का, अवाम परस्ती का, मुल्क परस्ती का। लेकिन नहीं, बच्चों को इन्हीं गद्दारों की, यानी मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में झूठा, और जो है जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू को चाचा के रूप में। तो यह भी एक बहुत बड़ा साजिश है अपनी आवाम को, अपने आवाम के दृष्टिकोण को, उसके व्यवहार को प्रदूषित करने का। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू पोस्टेरिटी है, या आगे आने वाली जो पीढ़ी है, उसमें हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस और अमर शहीद सुब्रमण्य भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू, इनकी जीवनी और इनकी कुर्बानी और शहादत की बातें जो है बच्चों को पढ़ाई जाए, और इसी मुतल्लिक जो है वो संस्कार पैदा हो, एक अच्छी जो है फसल और ब्रीड पैदा हो, जो कि आवाम परस्त भी हो, भारतीय समाज परस्त भी हो और मुल्क परस्त भी हो। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और साजिश भी है कि इनके दिमाग में वही जो नेहरू का, और देखिए हर दफ्तर में, हर स्कूल में फोटो लगा है इन गद्दारों का। तो जरूरत इस बात की है कि वो जो पाठ्यक्रम है हमारा स्कूली बच्चों का, करिकुलम जो है और पाठ्य पुस्तकें, उनमें इनको उचित स्थान मिलना चाहिए, और उसी संबंध में नैतिक शिक्षा का जहाँ वो नैतिक शिक्षा का इनकलकेशन, यानी उनमें इस तरह का माने संस्कार के रूप में प्रवेश, इनकलकेशन जो है बहुत जरूरी है। और पूरा जो है गांधी नेहरू का जो है वो पाठ्य पुस्तकों से भी, और हर गली कूच जो है वो शिक्षण संस्थान, हवाई अड्डे पर इन सबों का नाम निकाल करके सिर्फ हमारे इन देशभक्तों का, इन अमर शहीदों का नाम, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का
शहीद आजम भगत सिंह का, और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का, अमर शहीद अशफाकुल्लाह का, अमर शहीद खुदीराम बोस का नाम वहाँ पर होना चाहिए, ताकि लोग इनको जाने, इनकी कुर्बानी शहादत से लोग अवगत हों और उनसे प्रेरणा लें, एक अच्छे समाज का वो निर्माण हो। इसकी आवश्यकता है। तो जहां पर इस देश को इस तरह की आवश्यकता है, बीजेपी भी जीएनपीसी की ही तरह, जीएनपीसी के उन गद्दारों को के साथ जो है मिली हुई है। बीजेपी का सरदार पटेल को सामने लाना एक बहुत बड़ी साजिश है। बीजेपी किस प्रकार इस खतरनाक जीएनपीसी को बचा रही है, ये सबसे बड़ी गद्दारी है, सबसे बड़ी गद्दारी इस देश के खिलाफ। एक तो जो है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को बरगला रही है कि यदि हिंदू सनातन को कायम रखना है और गजवा हिंद से बचना है, और यदि वो दारुल इस्लाम से बचना है, तो मोदी जी को लाइए, योगी जी को लाइए। बताइए, इस देश को न तो खतरा है गजवा हिंद से, न तो दारुल इस्लाम से, और न खतरा है किसी प्रकार के जो है वो हिंदूवादी संगठन से। बस खतरा है तो इन ताकतों से, बीजेपी, जीएनपीसी, वाम दल और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, आरजेडी, जो कि इस समाज में इस तरह की जो वो माने समाज में जो नफरत फैलाने वाले और भेद विभेद माने को फैलाने वाले तत्वों को, समूहों को प्रश्रय देती हैं, उनको पालती हैं और उनको मौके पे मौके, अर्थात चुनाव जैसे मौकों पर उनका इस्तेमाल करती हैं। तो खतरा जो है इनसे है मुल्क को। तो और वही हमसे आपसे साजिश करके जो है वोट जो है वो छीनना चाहती हैं। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी भारतीयता के आधार पर एक होकर के इनके सारे इस तरह के मंसूबों को हम लोग वो निष्फल करें, ध्वस्त करें। तो बताया जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग एक तो झूठ बोलते हैं या अपनी अज्ञानता को प्रदर्शित करते हैं। तो एक तो जो उनका झूठ कि मोदी जी ने सब बेच दिया, उनको ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ज्ञान नहीं है, या जानबूझ करके झूठ बोलते हैं। और भी झूठ बोल रहे थे, झूठ ये बोल रहे थे कि बाबा साहब जो है वो जो है मैंने जो धरने पर बैठे थे और आरक्षण लाए, और फिर उन्होंने संविधान लिखा, संविधान में आरक्षण डाला। ये सारी बातें बिल्कुल निराधार और वो सरासर झूठी है। ये भारतीय जनता दल ने कई बार बताया है इसी यूट्यूब के पैगाम के माध्यम से कि भारत का संविधान बनाने वाली एक संस्था थी, उस संस्था का नाम था संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके 299 सदस्य थे, जिसमें मुस्लिम लीग भी थी, और जब मुस्लिम लीग निकल गई तो 289 के आसपास, 288 के आसपास वो सदस्य थे। उस संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक होती है जो आपका 26 नवंबर 1949 को।
ये 2 तिथियां याद रखिए। उस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949। तो इस कार्यकाल में सिर्फ एक दिन के लिए वो अध्यक्ष बने थे उस संविधान सभा का। मैंने संविधान बनाने वाली जो संस्था थी उसका नाम था संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिर्फ एक दिन के लिए अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। बाकी पूरे कार्यकाल के लिए हमारे परम आदरणीय और परम विद्वान और परम राष्ट्रभक्त हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उस संविधान सभा के अंतर्गत कार्य के हिसाब से कई समितियां यानी फंक्शनल कमिटीज बनी हुई थी, यानी 7, 8 या 8, 9। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति, जो भी आप कह लें। तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी एक बहुत बड़े विद्वान थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने बाबा साहब का आदर करते हुए उन समितियों में जो सबसे क्रूशल, जो सबसे महत्वपूर्ण समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी या मसौदा या प्रारूप समिति, उसका अध्यक्ष बनाया। तो ये बिल्कुल सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि संविधान सभा जिसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उस संविधान सभा के अंतर्गत 7-8 समितियों में एक समिति जो वो प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बहुत आसानी से ये समझा जा सकता है कि संविधान बनाने में यदि सबसे अधिक किसी का योगदान है तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। बाबा साहब का भी है, बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन सबसे अधिक योगदान जो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। तो यह देश को जानना चाहिए। ये तो सस्ती लोकप्रियता की एक अंधी दौड़ में कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, वो ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरमैन थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो है संविधान सभा के अंतर्गत 7-8 समितियों में एक समिति थी, और पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये झूठी बात, देखिए ये बात मैं यही नहीं कह रहा हूं। हमने कई अंबेडकरवादी सभाओं में भी मैंने कहा, बस वही कहा था कि झूठी बात को अपने पीठ पर लाद कर ढोने से क्या फायदा, सच्चाई जानिए ना। तो कम से कम ओम प्रकाश राजभर जैसे झूठ बोलने वालों को भी ये सबक है कि सच्ची बात जानिए। और जो बाबा साहब धरने पर बैठे थे वो एक बहुत बड़ी साजिश थी। और हालांकि बाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसको पहचान गए। वो रामजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, तो रामजे शायद प्राइम मिनिस्टर था, मैकडोनाल्ड साहब कोई मिनिस्टर था वो ब्रिटेन का। तो उसने जो है जिस प्रकार से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए अलग मतदाता मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अनुसार किया था। और सिर्फ मैंने वही जो है वो हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए, और जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट के सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए एक अलग मतदाता मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था को इस कांग्रेस ने एज इट इज उसको मान लिया। तो देश के बंटवारे का, देश के विभाजन का या पाकिस्तान बनने की
न्यू इस गद्दार कांग्रेस ने 1909 में ही रख दिया, जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इसने मांग करके। ये क्या इल्जाम देगी किसी और के सिर पर, क्या इल्जाम देगी जो है वो जिनत साहब के सिर पर। तो उसी प्रकार जो है फिर एक विभाजन और करने के लिए उस अंग्रेजी सरकार ने या अंग्रेजों ने एक जो है रामजे मैकडोनाल्ड अवार्ड के तहत जो है हमारे जो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति, हालांकि उनको उनको भारतीय अवाम ताकत दल या मैं उनको अपने उपेक्षित भारतीय भाई बहनों के संबोधन से हम लोग नवाजते हैं। तो उनके लिए अलग मतदाता मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था उसमें थी। तो इसके विरोध में वो गांधी महोदय जो है वो धरने पर बैठे थे, धरने पर या आमरण अनशन पर बैठे थे। तो इन्होंने बाबा साहब ने यानी वो बात छोड़ दी और एक पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट। तो उसके और बाबा साहब ने देखिए, बाबा साहब कभी भी है वो एक सम्मानजनक हमेशा यानी किसी भी बात के पक्ष में हमेशा थे वो। तो उन्होंने कहा था कि यद्यप मैं जो है जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात पर से मैं पूरी तरह सहमत हूँ और इस विचार का मैं पक्षधर हूँ, लेकिन मैं इस बात को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि गांधी महोदय जो है आपकी देश को जरूरत है। तो ये उन्होंने ये बाबा साहब ने एक अपने बड़प्पन का, उदारता का वो परिचय दिया। देखिए, उदारता के परिचय महान आत्माओं ने हमेशा दिया है, बाबा साहब ने भी दिया है और जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसको दिया है कि वो किसी मौके पर इसको बोल दिया फादर ऑफ द नेशन। अब उसी को जीएनपीसी वाले भुनाते रहते हैं। तो जीएनपीसी वाले यानी किस कदर जो है वो राष्ट्रीय दुष्ट हैं, यानी इसको समझिए। तो वो था, तो वो पुनः फैक्ट था। और जो है जो 1932 का जो है रामजे मैकडोनाल्ड अवार्ड की बात थी, उसको ये प्रकाश राजभर कह रहा था कि जो है वो जो आरक्षण जो है वो आरक्षण जो है वो बाबा साहब ने दिया था। और फिर ये झूठ बोला कि बाबा साहब ने वही जो है संविधान बनाया और उसमें आरक्षण डाल दिया। ये झूठ जो है हमारे समाज में जो है, ये बाबा साहब को जो सम्मान नहीं देना चाहते हैं, बहुत बड़ा आधार बनता है इसका। अक्सर बोलते हैं कि अरे ये अम्बेडकर, इसी ने संविधान बनाया और इसी ने उसमें आरक्षण डाल दिया। गलत। बाबा साहब ने ही सिर्फ संविधान नहीं बनाया, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा, जिसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाबा साहब जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और वो ठीक है, तो वो हमारी जो है संविधान सभा करीब 3.25 साल से अधिक समय उसने लगाया था। तो बाबा साहब ने सिर्फ बाबा साहब ने ही जो है संविधान नहीं बनाया। हाँ, संविधान बनाने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ साथ यह भी सत्य है कि उन्होंने ही, साथ साथ यह भी उतना ही असत्य है कि उन्होंने ही जो है संविधान बनाया। संविधान बनाने वाली ये संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, सभी अपने आदरणीय भारतीय अवाम अच्छी तरह से जान ले। अब आई आरक्षण की बात कभी भी बाबा साहब ने नहीं की थी, कभी भी नहीं किया। उनका ये कहना, वो बराबर ये कहते रहे हैं कि हमारे भारतीय समाज के एक तबके के साथ हजार साल
यानी मैंने कंसिस्टेंटली, लगातार उसके साथ एक अन्याय और शोषण हुआ है। वो कई रूपों में हुआ है, आर्थिक रूप में, शैक्षणिक रूप में और सामाजिक रूप में, और कभी कभी इज्जत का भी शोषण हुआ है। तो बहुत चोटें मिली हैं उसको, बहुत घाव मिले हैं। तो बाबा साहब का ये कहना था कि उस पर, इस घाव को भरने के लिए एक सामाजिक मरहम की आवश्यकता है, यही बात बोलते। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो मरहम क्या हो सकता है, ये उन्होंने भारतीय समाज के विवेक पर छोड़ दिया। भारतीय जनता दल तो कहता है कि अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा मरहम हो सकता है कि हम उनको सम्मान दें, भारतीय नागरिक का, उनको सम्मान दें, अपनापन का, उनको सम्मान दें कि आप हमारे बराबर हैं, उनको गले लगाएं और उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि आप हमारे बराबर हैं। अब जब भी मौका मिले खाट पे बिठाइए, सामने बिठाइए, ताकि उनको इस बात का मन में ये विश्वास जगे कि ये हमारा भारतीय समाज जो है हमको बराबरी का सम्मान देने के लिए, हमको बराबरी का सम्मान देने के लिए तैयार है। इस तरह के व्यवहार की आवश्यकता है। ये अखिलेश यादव, मायावती, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग न कभी ये सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, न कभी शहीद आजम भगत सिंह की बात करते हैं, न कभी अशफाक उल्लाह की बात करते हैं, न कभी चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं। सिर्फ सत्ता कैसे मिले इनको, और बोल क्या रहे हैं, जो है जनता बीजेपी को हराने के लिए बैठी है। क्यों भाई, आपको क्यों नहीं हराएगी? पहले ये बताइए, आपके गुंडा राज को जनता ने देखा है, आपके माफिया राज को जनता ने देखा है। आपके गुंडों के द्वारा जो है, आपके माफियाओं के द्वारा किसी की भी संपत्ति, किसी का भी घर, किसी का भी प्लाट जो वो हथियाने का एक रिकॉर्ड है। और फर्जी बैनामा, वो भी तहसील में नहीं, या तहसील में नहीं, या रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं, किसी माफिया के घर। आपने जो शिक्षा को की नींव को खोदा है, और जो शिक्षा जो है किसी समाज की बुनियाद होती है, उस शिक्षा की नींव को आपने खोदा है अखिलेश महोदय। नकल, बताइए, नकल करके पूरी योग्यता ही छीन लिया हमारे बच्चों की। इतना सुनियोजित साजिश नकल वाली, और पैसे ले करके भ्रष्टाचार के जरिए तमाम कुकुरमुत्तों की तरह फर्जी जो है ये संस्थाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेज, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो कि शिक्षा की गुणवत्ता की वो हत्या ही करते हैं। और हमारे ऐसे बच्चों की फौज वो तैयार कर रहे हैं जिनमें शिक्षा की गुणवत्ता का माने पूरा अभाव है। अब ये सवाल है कि देश वो क्या करें इनको, उसका यही उपाय है कि फिर से कोई कौशल, कोई स्किल उनको डेवलप करके उनको रोजगार के अनुसार बनाए, और उसी को दिखाते हैं कि रोजगार नहीं दिया। क्या आपने दिया है? अखिलेश महोदय, आप जरा बताइए, आपने दिया है रोजगार? अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आपने जो है रोजगार न दे करके आपने बेरोजगारी भत्ता दिया है, और वो भी कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। तो
जो आप ये कहते हैं वो जनता जो है बीजेपी को हराने के लिए बैठी है, जनता आपको हराने के लिए जो है वो क्यों नहीं बैठे, और बैठी भी है। तो खैर भारतीय जनता दल का तो विनम्र निवेदन है सभी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, सभी अपने आदरणीय भारतीय आवाम से कि सबको कि वो सबको हराए, बीजेपी को भी हराए, समाजवादी को भी हराए, बहुजन समाज पार्टी को, और इस एनपीसी कांग्रेस को भी नष्ट में नाबूद करना है। नोटा 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 बोलिए मत इसको। तो और इनके भ्रम को तोड़िए। ये जिसे आधार करते हैं कि वो जनता जो है इनको हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए बैठी है, हमको 4 से 3 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सारा ख्वाब इनका ध्वस्त करिए इनका। और ऐसे लोग जो कि हमारे सुभाष चंद्र बोस को यानी मत देना नहीं चाहते हैं, हमारे जो है वो शहीद आजम भगत सिंह को महत्व नहीं देना चाहते हैं, न महत्व देना चाहते और न कभी बात करते हैं। हमारे जो है वो जो अशफाकुल्ला जी हैं अमर शहीद, न उनको महत्व देना चाहते हैं। और ये सब समाजवादी पार्टी के ऐसे लोग घिनौने लोग हैं। जरा अंदाज कीजिए कि वो करते भी तो कैसे करते हैं कि एक बार जो है माता प्रसाद पांडे शायद जब ये मुख्यमंत्री थे अखिलेश महोदय, तो माता प्रसाद पांडे जो है वो विधानसभा अध्यक्ष थे, और उन्होंने ब्राह्मणों को इकट्ठा करके चंद्रशेखर आजाद की फोटो लगाया था। माता प्रसाद पांडे जैसे समाजवादी लोगों की मानसिकता जरा आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए। उनको ये दिखाने का था कि हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद सिर्फ ब्राह्मणों के लिए जो है उनका महत्व है, और जो है सिर्फ ब्राह्मण ही उनको महत्व दे, ब्राह्मण ही उनको पूजे। अरे चंद्रशेखर आजाद पूरे देश के लिए जो है पूरे हमारे मुल्क के लिए वो हमारे परम आदरणीय और अमर शहीद थे, और उन्होंने जो भी कुर्बानी दी है, शहादत दी है, पूरे देश के लिए दी है, सिर्फ ब्राह्मण के लिए नहीं दिया। लेकिन समाजवादी की ये सोच जरा देखिए कि उस माता प्रसाद ने ब्राह्मणों को इकट्ठा करके चंद्रशेखर आजाद की फोटो लगाई। और कितने लोग तो शायद जानते भी नहीं है कि हमारे चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण थे। लेकिन ऐसे घटिया सोच के लोग जो है आपसे वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता जो है वो हराने को बैठी है। अरे आप बल्कि बीजेपी के पहले आपको यानी कि वो जनता आपको क्यों नहीं हराए, और हराएगी, जरूर हराएगी। तो सवाल इस बात का, और वैसी ही जो है घिनौनी सोच जो है इसकी है बहुजन समाज पार्टी की। कभी भी जो वो सुभाष चंद्र बोस की नहीं, कभी भी भगत सिंह की नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जो है और अभी बाबा साहब के नाम पर ये जो राजनीति चलती भी है, तो बाबा साहब के हर विचार की हत्या। बाबा साहब ने बोला था जाति विहीन समाज, और सबको जो है सम्मान देने की बात। ये क्या बोलते हैं बहुजन वाले, तिलक तराजू और तलवार उनको मारे जूते 4। बताइए, हर तरह से बाबा साहब के विचारों की हत्या। बाबा साहब ने धर्म को भी जो है वो परिभाषित किया, और उन्होंने हमेशा मानवताओं को हमेशा धर्म से ऊपर रखा। और ये मायावती जैसे लोग घोर सांप्रदायिक भी हैं, घोर जातिवादी भी हैं। बाबा साहब ने बोला था कि मैं विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूं। इसको हमारे सभी आदरणीय भारतीय आवाम जो है बहुत गौर से जरा इसको सुने। बाबा साहब ने ये बोला था कि मैं विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूं,
लेकिन हमको वो धर्म मंजूर नहीं है जो कि धर्म को लक्ष्य के रूप में साधते हुए मानवता को साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। हमको तो सिर्फ वही धर्म मंजूर है जो कि मानवता को लक्ष्य के रूप में साधते हुए धर्म को साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। मानवता को उन्होंने सर्वोपरि रखा। और ये क्या कर रही है ये मायावती? मुसलमान मेरे पास आओ। अरे आपको याद होगा कि जब ये शिवपाल और जो है अखिलेश में विखंडन हो रहा था तो कह रहे थे कि अरे भाई मुसलमानों जो इसको वोट दे रहे थे, जो समाजवादी पार्टी को के पक्ष में थे और उसको वोट दे रहे थे, अब सारे मुसलमान जो है मेरे पास आ जाए। और जब इसको मौका लगता है, ये भी नहीं, जब इसको वोट नहीं मिलता है तो उन्हीं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को गद्दार भी कहती है। तो ऐसे तो है, उनका वोट बटोरने के लिए सांप्रदायिकता के आधार पर, जातिवाद के आधार पर हमेशा जो है उनको शिकार बनाने के लिए हमेशा इस तरह की साजिशें करती हैं, जो है करती हैं मायावती जैसे लोग। आज जब उनको वोट नहीं मिलता है तो उनको गद्दार भी कहते हैं। ऐसा ही वो किया था ना राहुल गांधी, जब देखा कि अमेठी में वो हारने वाला है तो भाग खड़ा हुआ। अब भागते भागते कहाँ पहुंचा? वो केरल में, वायनाड में। तो खैर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने अब किन्हीं कारणों से उसको वो जितवा दिया। लेकिन जब वो विधानसभा के चुनाव हुए तो फिर उसको समर्थन नहीं मिला। तो जब केरल विधानसभा के चुनाव में जब उसको समर्थन नहीं मिला हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, तो उन्हीं को कोस रहा था। तो ये खुद ही गद्दार हैं, देश के गद्दार हैं, अपने देश के भी खिलाफ और अपनी जो भारतीय अवाम के खिलाफ और मौके के अनुसार। तो ऐसे मौका परस्त और ऐसे मैंने देश के गद्दारों को पहचानिए ना। लेकिन अभी भी ये दुख होता है कि अभी भी जेएनपीसी जैसे लोगों को, बहुजन समाज पार्टी को और अभी ये आस लगाई है जो है ये समाजवादी पार्टी जो कि एक विखंडनकारी ताकत है, बहुत स्वार्थी किस्म की है। और हमारे किसी भी अमर शहीद का जो है या जो देशभक्तों का जो है वो सम्मान न देने वाली, और खास करके ये तो बराबर अखिलेश यादव की या मुलायम सिंह यादव या उनकी समाजवादी पार्टी हर वक्त जो है उसी जेएनपीसी के साथ चिपकती है और उसके सारे पापों को भी धुलती है। अखिलेश यादव क्या बोल रहा था कि ये राहुल गांधी विदेश जाते हैं सीखने के लिए। बताइए, जो आदमी इतना झूठ बोलता हो, जो जानता है कि इस जेएनपीसी ने या राहुल सोनिया और इसके पहले जितने भी जेएनपीसी के लोग रहे इस देश, इस देश को लूटने के लिए लूट कर के जो यानी काला धन वो इकट्ठा किया है, उसी माने हमारे देश का ही पैसा, हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों का पैसा, उसी के आधार पर ऐश कर रहा था ये गद्दार राहुल गांधी, और उसको बचा रहे थे ये अखिलेश महोदय। तो इनको बचाने इसलिए अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये विनम्र दरख्वास्त है कि आप एक होकर के जो है भारतीयता के आधार पर नोटा दबाइए, इनको भी सबक मिलेगा और इन सबों की अकल भी ठिकाने जाएगी। चुनाव आयोग को भी एक माकूल जवाब मिलेगा। तो इन्हें आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।